हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। जो हमारी मैराथन की सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके पहली वाली वीडियो में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी का अध्ययन करने वाले हैं। और पूरे जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका आगामी BDO का एग्ज़ाम है, RO ARO एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी अर्थव्यवस्था जो क्लास होगी मैराथन, ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग अगले 1.5 से 2 घंटे पूरा वीडियो में बने रहिएगा, और पूरा जितना भी अभी तक आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा है, पूरा अर्थव्यवस्था एक ही क्लास में आपको मिलने वाली है। और पूरा टॉपिक टू टॉपिक, सीधी बात नो बकवास सीरीज चल रही है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। UPSSC पेट का जो आपका एग्ज़ाम है 15-16 अक्टूबर, आपके सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या उसको देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, और 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चली है, जिसमें आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है, और वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार भारत में कैसा है। इसके बाद आपको पढ़ना है कृषि सुधार और ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST। ये सब बातें जो है आपके सिलेबस में नोटेड हैं, और यहीं से क्वेश्चन पिछली बार UPSSC पेट में आए थे, यहीं से आपके क्वेश्चंस UP लेखपाल के एग्ज़ाम में आए थे। और जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेट में आए हैं, लेखपाल में इकोनॉमी से क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में लिया हुआ है। जो क्वेश्चन आए रहे होंगे उस प्रश्न के आगे उस परीक्षा का नाम लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में आया था। तो आपका पेट के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग जितनी भी मैराथन क्लास आ रही है, सभी मैराथन क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि ये मैराथन क्लास एक नए सिरे से नए तरीके से बनाया गया है। मैं अपने मुंह से मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल को, बहुत सारे मैराथन क्लास को देखा है। मैंने देखा वो क्या करते हैं, 7-7, 8-8, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास चलाते हैं, और उसमें पूरा जो काम की चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और मतलब वो कमेंट्स पढ़ते हैं दूसरे के। उसमें मैंने देखा है बहुत सारा टाइम वेस्टेज होता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम 1.5 से 2 घंटा सिर्फ क्लास की बातें करेंगे, और सीधा एक नए सिरे से पूरा अर्थव्यवस्था को समाप्त करेंगे। तो हमने एक पेट का सिलेबस देख लिया इकोनॉमी के, और यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है अभी, वो 5-5 मार्क्स वाली चल रही है। तो आज आपका अगर ये वाला क्लास कर लेंगे तो 5-5 3 क्लास मिलाकर 15 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। फिर कल जो आपकी क्लास आएगी मैराथन की, वो भी 5 नंबर की रहेगी, वो हिंदी की रहेगी, तब उसको मिलाकर आपका 20 नंबर हो जाएगा। तो पर डे हम 5-5 नंबर की सीरीज ला रहे हैं मैराथन की, और एक विषय उसमें आपको समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी। देखिए, अर्थव्यवस्था पहले अर्थशास्त्र शब्दों से मिला है। अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब ऐसा धन जिसका अध्ययन हम क्रमबद्ध करते हैं, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर हैं, अर्थशास्त्र के जनक जो कहे जाते हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। ये स्कॉटलैंड के थे, और इनकी एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन। पूछा जाएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ, जिनको अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी देश में होने वाले लेन देन, उत्पादन विनिमय, अदला बदली, ठीक है, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम किसी देश में आयात निर्यात करते हैं, हमने आपको कोई सामान दिया, आपने हमको उसके बदले में कुछ दिया, यही सारी लेन देन, अदला बदली, इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था मूलतः 3 प्रकार की होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका है नियंत्रण के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर, और तीसरा वैश्विक संबंध में। ठीक, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसी को उदारवादी भी बोलते हैं, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर
तीन प्रकार का: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और वैश्विक संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपके एक प्रश्न को पेट में पिछली बार पूछा गया था, इसीलिए जो है ऐसा कोई भी जो है टॉपिक नहीं लिया गया है जो पेट एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको हर पेज से लगभग एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसमें हम देखेंगे नियंत्रण के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी और समाजवादी, उनको हम लोग पढ़ते हैं। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जिनमें हम अहस्तक्षेप, मतलब इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ये प्राइवेट होता है, पूरी तरीके से निजीकरण होता है, और इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना, लाभ कमाना। और यही क्वेश्चन पिछली बार पेट एग्जाम में पूछा गया था कि जो है इसमें से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका मेन मकसद होता है लाभ कमाना। तो वो पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद होता है लाभ कमाना। और ये जो अर्थव्यवस्था है वो हायर एंड फायर के तर्ज पे काम करती है। हायर एंड फायर का मतलब होता है कि नियुक्ति करना और निकाल देना। जैसे कि आप प्राइवेट संस्था में देखते होंगे कि जब उनको काम होता है तो किसी को अपॉइंट कर लेते हैं, काम होने के बाद उनको फेंक देते हैं। यही जो है पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था। बात करते हैं कि नियंत्रण के आधार में हमारा जो दूसरा है वो समाजवादी है। समाजवादी क्या होता है? जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो PSUs हैं, उसमें होता है सार्वजनिक, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसमें हस्तक्षेप होता है, सरकार उसमें अपना नियम बनाती है और सरकारी चीज़ें होती हैं, ये गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती है और ये जन कल्याण का उद्देश्य रखती हैं। ठीक है, इनका मेन मकसद लाभ कमाना नहीं है, ये होता है जन कल्याण के लिए। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां समाजवादी और पूंजीवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं को, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ दिया जाए तो उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो PPP मॉडल पर काम करती है। PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसमें सरकारी भी होता है, निजीकरण भी होता है, और दोनों के मिलन से जो अर्थव्यवस्था तैयार होती है उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं बात करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो कैपिटलिस्ट है यानी पूंजीवादी है, और रसिया की अर्थव्यवस्था समाजवादी है। लेकिन भारतीयों का दोनों का मिक्सचर है, इसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो वो भारत की है मिश्रित अर्थव्यवस्था। PPP मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर कोई काम करती हैं, जैसे अभी तेजस ट्रेन चली थी प्राइवेट, ठीक है, अभी एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया है। इसका मतलब वही होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसी को PPP मॉडल कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है, तीन प्रकार की: विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित में होता है कि सर्विस सेक्टर वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, विकसित देशों में उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र बहुत सारे लगाए जाते हैं। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम होता है। और विकसित देशों का जीवन स्तर बहुत उच्च होता है, वहाँ जनसंख्या कम होती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा डेवलप काम हो सकते हैं। विकासशील देश क्या होते हैं? ठीक है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र को वेटेज दिया जाता है। जैसे अपने भारत में विकासशील है भारत, तो यहाँ कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ का जीवन स्तर निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन अभी भारत जो है इस समय ना विकासशील है ना विकसित है, बल्कि एक जो है इमर्जिंग कंट्री है। ये विकसित की तरफ आगे बढ़ रहा है और विकासशील के अंतिम चरण पर है। ठीक है, क्योंकि भारत जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए बहुत समय लग जाएगा विकसित बनने में भारत को। और अल्प विकसित ऐसे होते हैं जहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा होती है और वो प्राथमिक क्षेत्र पर मतलब निर्भर होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं, जैसे अफ्रीकन कंट्री में चाड वगैरह, ये सारे देश हो गए। ठीक है, वो अल्प विकसित हैं। बात कर लेते हैं वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, जैसे भारत है, भारत अपना व्यापार चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन भी देशों के साथ करता है, उसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात की प्रक्रिया को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। पहले भारत में 1947 से 1990 तक ज़्यादातर बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, निर्यात जो होता है वो देश के भीतर ही होता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश से गुजरात को कोई सामान निर्यात किया और गुजरात से यूपी में मंगाया, तो आयात निर्यात जो होता था वो देश के अंदर होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
आपके सिलेबस में है अगला टॉपिक योजना आयोग और नीति आयोग। तो योजना आयोग आपके सिलेबस में है, लेकिन अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग इसका नाम बदल कर दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, योजना आयोग बनने से पहले योजना आयोग आपका 1950 में बना था, लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रिया चली थी भारत में कि योजना कैसे बने, उसके लिए क्या क्रियान्वयन हो। तो सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिवस पर भारतीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, इनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने एक अपना प्लान दिया और इसमें बताया कि भारत को जो गरीबी है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है, उसको दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए इसी पुस्तक में। फिर 1938 में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एनपीसी मॉडल, यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये बनते हैं। राष्ट्रीय जो आयोग एक बनाते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी के नाम से उसको जाना जाता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। मुंबई के 8 उद्योगपति मिलकर इस प्लान की चर्चा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है बॉम्बे प्लान। फिर इसके बाद 1944 में ही गांधीवादी प्लान बनता है, और ये जो है इसमें विचार किया जाता है कि जो हमारी मिनिमम नीड्स हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए 10 वर्षों का ये प्लान दिया जाता है, गांधीवादी प्लान। तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार 4 मीटिंग में एग्जाम आपका पेट का होना है, या जो भी परीक्षा तो उसमें जो है मिलान करने को दे दिया जाता है, ठीक है। अगला है 1945 में एक एम एन राय जो थे, उनकी पुस्तक का नाम है पीपुल्स प्लान। इन्होंने पीपुल्स प्लान दिया था एम एन राय ने 1945 में, और इन्होंने कहा था कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूरी करें, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने प्लान दिया 1945 में। फिर 1950 में आता है जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि हम समग्र विकास करेंगे, और ये सर्वोदय जो है गांधी जी की सोच थी, इसी को जो है पूरा करने के लिए आगे आए थे जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक नाम से जाना जाता था। बात कर लेते हैं अब योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो वही इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, और इसमें जो पूर्वकालिक सदस्य होते हैं इसमें 7 होते हैं, ठीक है। योजना आयोग आपका गैर संवैधानिक संस्था है, यह एक सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच ये वित्त का बंटवारा कराने के लिए ये जो योजना आयोग बनाई गई थी, कि केंद्र और राज्य के बीच जो पैसे का बंटवारा होगा वही योजना आयोग का काम होता है, योजनाओं को बनाना, पैसे का बंटवारा करना, ये सब। अब जब नीति आयोग, इसी का नाम जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग रख दिया था। नीति, NIT, नीति आयोग। नीति का पूरा नाम होता है, आपसे पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग में सदस्य जो होते हैं, नीति आयोग का भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, जैसे इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और सब इसमें सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो है श्री परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले अमिताभ कांत लंबे समय तक रहे थे, लेकिन अब बदल चुके हैं, श्री परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO हैं इस समय। तो ये भी जो है नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन थे। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को शॉर्ट में NDC बोला जाता है। ये इकोनॉमी है, इसलिए आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है कि योजना को अंतिम रूप देना और उसका क्रियान्वयन कराना, और पिछड़े क्षेत्रों के संसाधन उपलब्ध कराना, जो भारत के जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, वो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। आपके टॉपिक जो दिए गए हैं सिलेबस में, अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसी को शॉर्ट में FYP बोलते हैं, 5 ईयर प्लान। ये हमने पंचवर्षीय योजना जो लिया था वो सोवियत संघ रसिया से लिया था, जिसको पहले USSR बोला जाता था। अब हम लोग टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और 12 पंचवर्षीय योजनाएं में जो मुख्य बातें हैं पूरा हम एक सिरे से पढ़ेंगे। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बने थे, लेकिन आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है पंचवर्षीय योजना और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनने के पूरे चांसेज हैं। क्वेश्चन बने या ना बने, आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, भले ही 5 नंबर के आएंगे, हो सकता है आप पढ़े रहो 1 नंबर सही कर ले जाएं तो मेरिट में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आपके पेट में कम नंबर रहेंगे
तो समझिए आपका किसी भी कोई मतलब नहीं है पेट में कम नंबर से। 75 नंबर से अगर आपके कम है तो कोई मतलब नहीं है, आपको 200 रुपया सिर्फ आपका बर्बाद जाएगा। तो बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अप्रैल में आई थी, हमेशा 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष में आती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 1951 से 1956 तक आई थी। ठीक है, इस योजना में कौन कौन से कार्य हुए थे? आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना बना था, भाखड़ा नंगल परियोजना बना था, और जो इसका उद्देश्य रखा गया था इसमें क्या था? कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई पर आधारित थी ये योजना। और इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड ड्रोमर मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो एक व्यक्ति हैं हेराल्ड ड्रोमर, इन्होंने ही बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि क्षेत्र और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया था। इसीलिए दामोदर भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सब सिंचाई के लिए, ताकि ये जो परियोजनाएं हैं इसलिए लाई गई थी क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत 1947 तक आज़ाद नहीं था। भारत 1947 तक गुलाम था, और भारत जब अंग्रेज़ यहाँ से भारत से गए थे तो उन्होंने भारत को अपंग बना दिया था। यहाँ ना कृषि के इतने रिसोर्सेज थे, ना मशीन थे, ना कोई इंडस्ट्री था। ठीक है, यहाँ भूखमरी के कगार था, मतलब बहुत सारी स्थिति बहुत दयनीय थी भारत की जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद से भारत लाया था 5 ईयर प्लान रसिया से प्रेरित होकर। तो इसीलिए भारत ने प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1956 से 61 तक। ठीक है, इसमें जो है भारू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। जब पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और सिंचाई को बढ़ावा दे दिया तो भाई इंडस्ट्री भी तो चाहिए, रोजगार बढ़ाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, मशीन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए। तो हमने भारी उद्योगों को बढ़ावा दे दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और फिर जो है वही हमने समाजवाद की स्थापना कर दी। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी पीसी महाबलोनिक्स मॉडल। पीसी महाबलोनिक्स मॉडल थी। और इसी में जब भारी उद्योगों को हमने बढ़ावा इसमें दिया था तो इसी हमने राउरकेला उड़ीसा में हमने लौह संयंत्र लगाए थे, भिलाई छत्तीसगढ़ में लौह संयंत्र लगाए, दुर्गापुर में हमने लौह संयंत्र लगाए, चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना की, और चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की, जो बाद में चलकर आपका ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो कोच तैयार करती है यही फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था, और वहीं पहली में हमने प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और सिंचाई के लिए ज़्यादा फोकस किया था। बात करते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली थी। ये पंचवर्षीय योजना ये ऋणात्मक रही थी। क्यों ऋणात्मक रही थी? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। इसीलिए इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था ये हम काम नहीं कर पाए थे। इसमें हमारा लक्ष्य था कि कृषि और उद्योग दोनों पर ज़्यादा बल दिया जाए, क्योंकि हमने पहले कृषि देखा फिर उद्योग, और तीसरी में हमने कृषि प्लस उद्योग दोनों पर हमने बल दिया। लेकिन किसी कारणवश दो युद्ध हो गए और इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना ऋणात्मक हो गई। इसमें हमने लगाए थे बोकारो संयंत्र, जो कि सोवियत संघ के मदद से 1964 में हमने बोकारो संयंत्र की स्थापना किया था। इसमें हमने जो लक्ष्य रखा था 5.6% का, लेकिन हम प्राप्त जो कर पाए थे वो था 2.5। मतलब ये अर्थव्यवस्था सबसे स्लो रही थी। ये पंचवर्षीय योजना सबसे मंद गति से विकास की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे कम विकास दर दी थी? तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। अगला है, देखिए जब युद्ध हो गए थे 62 में और 65 में तो स्थिति खराब हो गई थी। फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम आगे चलकर अभी हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे उतना, क्योंकि स्थिति भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्ध ने हमारी स्थिति को हालत ख़राब कर रखा था। भले ही युद्ध हम जीते थे लेकिन स्थिति हमारी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हम लोगों ने योजना अवकाश लिया था कि हम लोग अब एक साल के लिए योजना चलाएंगे, पंचवर्षीय योजना गैप कर देंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। तो 1966 से 69 के बीच में हमने पहला योजना अवकाश लिया 3 वर्षों के लिए, और इसमें एक वर्ष के लिए हमने योजनाएं चलाई। हमने 1 वर्ष का लक्ष्य रखा, उसको पूरा किया, फिर 1 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का, ऐसे। और इसी 1966 से 69 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और वहीं विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है ये हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे हरित क्रांति टॉपिक है आपका, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे यार क्या पढ़ा रहा हूँ क्या, ठीक है, बोरिंग लग रहा होगा, बोर भले ही लगेगा, ठीक है। फ़ायदा वही दवा करती है जो ज़्यादा कड़वी होती है, सब्जी वही ज़्यादा फ़ायदा करती है जो ज़्यादा कड़वी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी है, जो पढ़ाई में जो ज़्यादा कड़वा लगे नंबर भी वहीं से ज़्यादा आता है।
तो चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे 1 अप्रैल 1969 से लेकर 74 तक आई थी। और इसमें जो है हमने जो लक्ष्य रखा था वार्षिक वृद्धि दर का 5.7% हासिल करना इसका लक्ष्य था। आत्मनिर्भरता लाने की बात कही गई थी कि हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि युद्ध हो गया था उधर 62 में 65 में। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि भारत में उस टाइम आज़ादी के बाद जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और उसीलिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसी टाइम 1969 में ही हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अभी आगे चलकर उसका देखेंगे डिटेल में। और स्माइलिंग बुद्धा का जो है परीक्षण हमने किया था 1974 में। इसको हम कंप्लीट स्माइलिंग बुद्धा का टेस्टिंग कर लिए थे, जो कि परमाणु परीक्षण था। और ये मॉडल जब चौथा वाला जो आपका मॉडल था वो था डॉक्टर D.R. गाडगिल मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक डॉक्टर D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। आगे बात करते हैं पाँचवें पंचवर्षीय योजना की, 5th 5 ईयर प्लान। तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 79 तक ये पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो बनेगा आपका कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसी में बात कही गई थी कि न्यूनतम मजदूरी राशि तय कर दी जाएगी। इसी में आपको काम के बदले अनाज कार्यक्रम चालू किया गया था। और 1975 में ही आपका 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने चालू किया था इमरजेंसी के बाद। और ये योजना किसी कारणवश 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी, यानी 1978 को टारगेट था 1979 में ख़त्म करने का, लेकिन 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और बनती है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। और इसी वजह से ये पंचवर्षीय योजना वहीं समाप्त हो जाती है 1978 में। अब इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बन जाती है 1978 में, तो वो लाते हैं अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना, इसी को हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच में 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो या प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है कि रोलिंग प्लान के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई थे। गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जो है उसके प्रधानमंत्री थे। और ये जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। रोलिंग प्लान का जो ये प्रेरणा है ये मोरारजी देसाई ने कहाँ से लिया था, तो एक गुन्नार मिर्डल थे, उनकी एक पुस्तक है द एशियन ड्रामा। और द एशियन ड्रामा में उन्होंने रोलिंग प्लान का जिक्र किया था, वहीं से इन्होंने अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लिया था मोरारजी देसाई ने उनकी पुस्तक पढ़ के। ठीक है, आगे चलते हैं 6th 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चली थी। और हमने ये जो हमारी जो योजना थी वो इनपुट आउटपुट मॉडल यानी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि के बात कही गई थी। हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया था गरीबी हटाओ। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है 1980 के बाद, जब चौधरी चरण सिंह को ऑफर करती हैं कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री देंगे, और उनको चौधरी चरण सिंह को बनाती हैं प्रधानमंत्री। फिर बाद में चलकर उनकी सरकार गिराकर उनको प्रधानमंत्री पद से जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा देती हैं और फिर जो है खुद प्रधानमंत्री बन जाती है इंदिरा गांधी। और फिर जो है गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि जैसे छठी पंचवर्षीय योजना में वो नारा देती हैं फिर से। लेकिन स्पेशली जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना हो गया। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच में चला था। ये जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें बात कहा गया था कि हम पर्यावरण जो है संरक्षण करेंगे और पर्यावरण में हम सुधार करेंगे और रोजगार में भी सुधार के अवसर प्राप्त करेंगे। और बीच में फिर 1990 में सरकार जो है गिरती गई, चंद्रशेखर आए, फिर इसके बाद PV नरसिम्हा राव 90 के बाद, तो बहुत सारे कांड होते गए सरकार राजनीतिक दबाव के चलते। फिर जो है 2 वार्षिक योजनाएं लाई गई 1990 से 92। हमने देखा पहली बार 66 से 69 जो आपकी अनवरत जो योजनाएं जो 1-1 वर्ष के लिए चलाई गई थी। फिर 78 से 80 अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाई गई। फिर हम देख रहे हैं कि 90 से 92 ये तीसरा बार गैप हो रहा है 2 वर्ष के लिए। और इसमें केंद्रीय राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजना 90 से 92 तक 2 वर्ष के लिए चलाई गई। इसमें हम लोगों ने 90 से 92 के बीच न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP की बात कही। नई अर्थव्यवस्था जो पॉलिसी ले आए थे मनमोहन सिंह, इसी अर्थव्यवस्था
इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में, यानी 90 से 91 के बीच में लाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं हम। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 के बीच चला। इसमें जो ज़्यादा फोकस किया गया था कि 15 से 35 वर्ष तक के जो आयु के लोग हैं उनको साक्षर बनाना, उनकी निरक्षरता को दूर करना, और इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी और इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की बात कही गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी उसमें 2002 से 2007 के बीच चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में जो आपका आया था वही है, इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। इसमें नदियों की जो प्रदूषण थी उसकी सफाई करने का लक्ष्य था और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे बात करते हैं 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी और इसका जो लक्ष्य था विकास की गति को तेज करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2012 से 17 के बीच में, लेकिन इसको 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो यहीं इसको रोक दिया गया था और इसका जो लक्ष्य रखा गया था तीव्र, धारणी और आर्थिक समावेशी विकास। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तीव्र, धारणी और आर्थिक समावेशी, अधिक समावेशी जो लक्ष्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो ये 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच इसका लक्ष्य तीव्र, धारणी और अधिक समावेशी विकास था। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो है कुछ समितियां थी, जैसे तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति सुरेश तेंदुलकर इनका नाम था और ये समिति जो है निर्धनता मापन के लिए बनाई गई थी, तेंदुलकर समिति। नियोजन अवकाश 1966 से 69 के बीच में हमने पढ़ा ही था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक इनको कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपका पेट एग्जाम में पूछा गया था। अभी आगे जब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड और दुग्ध विकास तो उसमें भी आपको ये मिलेंगे। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था 1 जनवरी को। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, निजीकरण। यानी गवर्नमेंट में अगर कोई उद्योगपति कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है भारत में, तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 में आया था। अगर आपको पेट का पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा प्रीवियस ईयर पेट का। और आपने अगर पिछली मैराथन की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आप बोर भले हो सकते हैं लेकिन मजबूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर लाने हैं तो आप यहाँ से नहीं कहीं से आपको सारी यही सिलेबस पढ़ना है, यही चीज़ कोई भी आपको यही पढ़ाएगा, बस पढ़ाने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है भारत का हर साल, वो आर्थिक मामलों का विभाग जारी करता है, ठीक है। और ये हमेशा बजट से 1 दिन पहले आता है। आर्थिक सर्वे कब आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है बजट से 1 दिन पहले आता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पिछली बार आए थे एग्जाम में। तो 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव का, यानी जो वित्त मंत्री होते हैं उनके एक सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका सिग्नेचर सिर्फ 1 रुपये के नोट पे होता है अलग, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो पिछली बार पेट में पूछा गया था कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसका सिग्नेचर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर कौन है। ये क्वेश्चन पेट में पिछली बार आया था कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। इस बार आ सकता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो भारत के वित्त सचिव का। नोटों पर कितनी भाषा होती है आपको जानना जरूरी है। आप लोग नोट खर्च करते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो नोट देखिएगा, नोटों पर 17 भाषाएं होती हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूडेड होता है। कुल मिलाकर नोटों पर, भारतीय जो नोट हैं, करेंसीज हैं, उस पर 17 भाषाओं का मूल्यांकन होता है, अंकन होता है। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें हम लोग बात करेंगे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों शामिल हों, तो वही तो आपके सिलेबस में है, इसी की हम लोग बात करेंगे। देखिए 15 अगस्त 1947 के समय भारत आज़ाद हुआ था, आप सबको पता है। लेकिन भारत की जो कृषि स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, भारत में इंडस्ट्री नहीं थे। भारत में जो शिक्षा का आधार बनाया गया था अंग्रेजों ने, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा दे दिया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अगर इनको अंग्रेजी में कुछ बताया जाएगा तो इनको समझ में नहीं आएगा और गुलामी जो है ज़्यादा दिन तक करेंगे।
और उस समय भारत का जीवन रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत लो क्वालिटी का था, जीवन स्तर बहुत निम्न था। उसी के हिसाब से अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुए और आगे चलकर जब इतनी सारी दिक्कतें भारत में थी, भारत जब आज़ाद हुआ था, और आगे चलकर धीरे धीरे 1947 से हमने जो पंचवर्षीय योजना चालू किया, फिर 1990 के बीच में एक आता है उदारवाद का दौर, और इसी उदारवाद के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये जो है उदारवाद के जनक कहे जाते हैं। और आर्थिक सुधार जो किए थे मनमोहन सिंह ने 1991 में, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 के सेकेंड मीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। अब आगे बात करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाए थे, नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में। नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में। कौन लाया था? वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह, और वही लाए थे। उस समय क्या था कि जो भारत है ये आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, भारत में आर्थिक तंगी आ चुकी थी, और ऐसे लग रहा था कि मानो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल का प्रयोग करना पड़ जाएगा। लेकिन महान मनमोहन सिंह ने ऐसा काम किया उदारवाद के दौर में, उन्होंने कि इस आर्थिक मंदी से भारत को जूझने से बचाया था, इसलिए मनमोहन सिंह को उदारवाद का जनक कहा जाता है। और मनमोहन सिंह ने जो मॉडल दिया था 1991 में, उस मॉडल का नाम था एलपीजी मॉडल। ठीक है, एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पूंजीवाद या उदारवाद, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। जो आपका पूंजीवाद और उदारवाद हम लोगों ने पढ़ा था, ये मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई नियम पर काम करता है। तो आपसे एलपीजी मॉडल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और ये कब आई थी, उस समय वित्त मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं जब मनमोहन सिंह ने 1991 में नई आर्थिक नीति लाया था, तो उस समय भारत में एफडीआई बहुत सारा आ रहा था। एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो भारत में अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन बाद में चलकर 1999 तक भारत में एफडीआई कम आने लगा, जिसका कारण था फेरा। फेरा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट 1973 का था। ये जो एक्ट था उसमें क्रिमिनल ऑफेंस की बात कही गई थी, मतलब विदेशी व्यापार के दौरान अगर कोई गलती वगैरह होती है तो ये फेरा में, इसके लिए एक्ट बना था 1973 में, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर बाद में चलकर 1999 में जब एफडीआई कम आने लगा तो गवर्नमेंट ने फेमा लाया, फेरा को रिप्लेस करके हमने फेमा लाया। फेमा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 के फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था कि फेमा का पूरा नाम बताइए, तो यही होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेट में आपका पूछा गया था। तो इस बार ज़्यादा संभावना है फेरा या एफडीआई का पूरा नाम आने का। तो सभी फुल फॉर्म्स आपको रटे होने चाहिए। तो फेमा बाद में चल के आया तो फिर से 1999 के एक्ट में, और ये सिविल ऑफेंस था, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। फिर बाद में चलकर भारत में अच्छा खासा एफडीआई आने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आगे चलकर 2004-05 में राजकोषीय घाटा नीति आई और सब बढ़िया मामला चलने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम लोग वहाँ से बात कर लेते हैं। जैसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, ये पिछली बार पेट में पूछा गया था कि हमारे जो इकोनॉमी में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि वगैरह हैं, मत्स्य पालन, वानिकी बागवानी। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आपके परिवहन है, और जितने भी सेवा सर्विसेज सेक्टर हैं सब आपके तृतीयक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 में पूछा गया था। अगला है बुल और बियर, ये इकोनॉमिक वर्ड है, ये किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से। बुल एंड बियर जो है वो बियर पीने वाला नहीं, बुल एंड बियर शेयर मार्केट खेलने वाला है। ठीक है, बुल एंड बियर शेयर बाजार से संबंधित है। जीएसटी कैसा कर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, हमने संविधान में 7वीं जब अनुसूची पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तो हमने आर्थिक नियोजन आपको बताया था कि वो समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। फिर देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जुलाई 1969 में। उस समय इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर आगे चलकर जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है, तो मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि अगर रहेगी तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक जो विकास है, वो हमारा रुक जाता है, मंद हो जाता है। अगला आपका सिलेबस में जो दिया गया है वो है हरित क्रांति। अब हम लोग जो है
हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। सर्वप्रथम हरित क्रांति का शब्द जो प्रयोग किया था हरित क्रांति शब्द का, वो थे विलियम यार्ड। ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, कृषि साइंटिस्ट। और विश्व में हरित क्रांति का श्रेय और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। भारत के GDP में 17% कृषि से आता है। ठीक है, हरित क्रांति के समय जो कृषि मंत्री भारत के थे वो थे C. सुब्रमण्यम, उस समय भारत के कृषि मंत्री थे। और हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, तो तात्कालिक प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पूछ लिया गया था लेखपाल के भी एग्जाम में 2022 में जो पेपर हुआ था कि कृषि जो है किस क्षेत्र में आता है, तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विद्युत उपकरण का निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग और विनिर्माण के जितने भी क्षेत्र हैं सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपका आता है परिवहन, भंडारण, सेवा क्षेत्र, बैंक सेवाएं और व्यापार। तो तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। ये क्वेश्चन आपसे पेट 2021 के सेकंड मीटिंग में पूछ लिया गया था। तो देख रहे हैं आप लोग हर पेज पे एक क्वेश्चन पेट में या लेखपाल में ऐसे बन रहे हैं इकोनॉमिक्स से। तो जो टॉपिक लिया गया है वो सारे शानदार हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। अभी आपको सारे प्रश्न मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो आप लोग बोर ना होइए, बीच बीच में एंजॉय कर लीजिए, वीडियो को रोक के कुछ पानी वगैरह पी लीजिए, इसके बाद पढ़िए आराम से। फिर बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत। देखिए भारत में क्या हुआ था कि हरित क्रांति की शुरुआत से पहले 7 राज्यों में 7 जिलों में एक गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था। जब वो सफल हो गया, हमने देखा कि हमारे जो अनाज थे, गेहूं थे, वो अच्छे खासे हमारे कम एरिया में ज़्यादा पैदावार होने लगा। फिर हम भारत में लाते हैं औपचारिक रूप से 1966-67 में हरित क्रांति की प्रारंभ होती है, लेकिन उससे पहले हमने कृषि जिला कार्यक्रम चलाया था 1960-61 में, और वो सफल होने के बाद 66-67 में आधिकारिक तौर पर हम हरित क्रांति लॉन्च कर देते हैं भारत में। देखिए हरित क्रांति आई थी, इसका एक प्रोसेस था कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कृषि के, नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने मैक्सिको में लैब में गेहूँ, बौने प्रजाति की गेहूँ थी, उसको उगाया और उन्होंने देखा कि उससे जो है एक से बहुत ज़्यादा जो है पैदा किए जा सकते हैं गेहूँ से। इसका जो प्रोडक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो वो सफल हो गया। इसके बाद पूरे देश में हल्ला हो गया कि चलो भैया कोई खोज हो गई। इसके बाद भारत वाले भी वहाँ से वो चीज़ लाते हैं MS स्वामीनाथन के श्रेय में। और गेहूँ बाद में चलकर फिर जब तृतीय हरित क्रांति चावल पे भी आती है, लेकिन उससे पहले गेहूँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादकता बढ़ती है। तो आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित की थी, तो गेहूँ को, गेहूँ के लिए स्पेशली आया था, बाद में चावल के ऊपर भी आया था। तो गेहूँ एवं चावल की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई हरित क्रांति से। और जो हरित क्रांति भारत में आया था सबसे ज़्यादा पंजाब में, लेकिन उसके बाद हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी लाभ हुए थे। कृषि में आधुनिकता, हरित क्रांति के आने से क्या क्या फ़ायदे हुए कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्न हो गई। ठीक है, मशीनीकरण, रोटावेटर, हैरो, ये सब बहुत सारे यंत्र आ गए जुताई के। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा और रासायनिक उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करने लगे। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार कर दिया हरित क्रांति में, ग्रीन रिवोल्यूशन में। और ग्रीन रिवोल्यूशन के समय में ही भारत में FCI की स्थापना होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम जो FCI है, 1965 में इसकी स्थापना होती है। फिर आगे चलकर 1 जनवरी 1965 को CACP की स्थापना होती है, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहलाता है, और यही जारी करता है MSP कौन जारी करता है? CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और MSP कुल 23 फसलों पर आता है और वर्ष भर 2 बार MSP जो है आता है, खरीफ और रबी की फसलों पर। कुल कितने फसलों पर? 23 फसलों पर। एक साल में कितनी बार आता है? 2 बार। किस किस फसलों पर? खरीफ और रबी की फसलों पर। फिर KCC, आप सबको पता होगा, आप सबके घर में किसान क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन पता नहीं होगा कब आया था। तो KCC आया था अगस्त 1998 में, किसान क्रेडिट कार्ड, और इस पर जो है किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है और ऑपरेशन फ्लड तिथि
दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग कुछ क्रांति है और उससे संबंधित कुछ उत्पादन क्षेत्र हैं, उसको देख लेते हैं। हरित क्रांति संपूर्ण खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन से, मुर्गी पालन, और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर के उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। ये रजत है, ये सिल्वर वाला है, ठीक है। इसको कपास वाइट होता है ना, वाइट गोल्ड इसको बोला जाता है, और जो गोल्डन होता है वो होता है जूट, जिसे आप लोग गांव में रस्सी, इसी से खटिया मचिया सब बनता है। गोल्डन क्रांति जो होती है वो फलों से होती है, गोल्डन क्रांति। और भूरी या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से होता है। तो ये सारी क्रांतियां हैं। एक क्रांति यहाँ से आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को विश्व में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है बैंक से आता है, तो आपके सिलेबस में है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो हम लोग पूरा बैंक का इतिहास देखते हैं कि भारत में बैंकिंग हिस्ट्री कैसी थी। तो भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में कोलकाता में खुला, जो यूरोपीय प्रबंधन में था। तो भारत का पहला बैंक कौन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में कलकत्ता में खुला और वो यूरोपियों के प्रबंधन में था। आगे चलकर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फिर जो है पहला प्रेसिडेंसी बैंक, आप सबको पता होगा कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ और इसका नाम आगे चलकर 1808 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हो गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है दूसरी प्रेसिडेंसी में, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास तीसरी प्रेसिडेंसी में। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी में हमने बैंक अब बना लिए। अब आगे चलकर क्या होता है, तीनों प्रेसिडेंसी जो इनके बैंक हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है। 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है, जो आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के रूप में जाना जाता है। और SBI की स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो जुलाई 1955 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए SBI का पुराना नाम, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंकों से मिलकर बना था। तो ये जो है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी। कई बार आ जाता है कि इसमें से स्मार्ट मनी कौन सा है, तो जो आपका स्मार्ट मनी उसी को हम लोग प्लास्टिक मनी के भी नाम से जानते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड। विश्व में आप सबको पता होगा कि आर्थिक मंदी का दौर एक बार आया था, और कब आया था उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी, जिसे हम तीसा की महामंदी कहते हैं, यह आया था 1929 से लेकर 1934 के बीच में। बैंकिंग शब्द से जुड़े एक शब्द है बैंकिंग काम के लिए, नेफ्ट, RTGS आप लोग जानते होंगे, RTGS होता है। NEFT आप लोग करते होंगे ट्रांसफ़र, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और ये क्वेश्चन लेखपाल 2022 में पूछ लिया गया था, जिसमें एन काट के EFT पूछ लिया गया था, तो उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल 2022 में अभी हाल ही में आया था। सोचिए अगर जो लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें उनका कितना फ़ायदा है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कमेंट करेंगे कि सर आपका ये, मैडम आपका ये। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे उनको मज़ा भी आता है करने में, तो ऐसे लोग जो है अच्छे नंबर कभी नहीं ला पाएंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप नो बकवास वाले सीरीज देखिए, मैराथन वाली। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कब हुआ था 14 बैंकों का, कब हुआ था 6 बैंकों का, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन हो जाता है तो उसे राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकरण बैंक कहा जाता है। जैसे 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास अगर आ गया, समझिए वो बैंक सरकारी हो गया, या पूर्ण स्वामित्व उसके जो है सरकार के पास हो जाती है। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। जो पहले वो निजी थे वो फिर सरकारी बैंक बन जाते हैं, इंदिरा गांधी ने किया था। फिर बाद में चलकर 1980 में फिर जो है इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो 14 और 6 20 बैंकों का कुल मिलाकर राष्ट्रीयकरण हो गया था
1980 के पहले। अब बात कर लेते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है और यही मौद्रिक नीति बनाता है। भारत के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के कब्जे में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन जो देश का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, ये सब सारी चीज़ें आपको जो अपडेटेड दी जा रही हैं, ये मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई इतना अपडेट पढ़ाता होगा, ठीक है। अब जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारी चीज़ें हम करंट अपडेट के साथ देंगे। इस समय जैसे रेपो रेट आपका 4.4% चल रहा है। रेपो रेट क्या होता है कि ऐसा दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो दर ऐसा दर होता है कि जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, ऐसे दर को हम रेपो दर कहते हैं और इस समय 4.4% रेपो रेट है। फिर आगे बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ऐसा दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है। मतलब जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में जो जमा करते हैं उन पर जो, मतलब समझ, रिवर्स का मतलब समझिए सिंपल भाषा में रिवर्स कर देना। रेपो रेट मतलब हमने रेपो रेट आगे देखा। रेपो रेट क्या होता है कि जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट, उस पर आप समझ सकते हैं कि वो आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों की जो आरबीआई में जो पैसा जमा होता है उसी पर ब्याज देता है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये जो है 3.35 है, 3.35 जो है रिवर्स रेपो रेट करंट टाइम में चल रहा है। बैंक दर क्या होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। अगर अल्पकालिक ऋण देता है तो वहाँ पर सिर्फ रेपो रेट, लेकिन बैंक दर क्या होता है, ये महंगा दर होता है। यहाँ दीर्घकालिक ऋण दे देगा तो ये दर जो है 4.65% जो है चार्ज लेता है आरबीआई। इस समय बैंक दर कितना है, 4.65 है, 4.65। ये क्वेश्चन पेट में आया था। तो यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। आपको बोर नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। अब हम लोग देख लेते हैं सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी हिंदी में बात करें तो नकद आरक्षी अनुपात होता है। और ये आपका इस समय भारत में सीआरआर 4% है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है। जैसे आपने बैंक में मान लीजिए 100 रुपया जमा किया, ठीक है, तो 100 रुपया में जो 4% होगा, मतलब 4% ये बैंक आपका आरबीआई के पास ले जाकर जमा करती है, वही आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। अगर आपका सीआरआर घटेगा तो साख सृजन जो है बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। अगर आपका सीआरआर घटेगा तो साख सृजन बढ़ेगा, और इसका अपोजिट अगर कर दीजिएगा, सीआरआर बढ़ेगा तो साख सृजन घटेगा। तो जब भी आपको घटेगा मिले तो ऑप्शन में बढ़ेगा हो जाएगा, बढ़ेगा होगा तो ऑप्शन में आप घटेगा मारिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था कि अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो घटता है तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। तो साख सृजन सिंपल सी बात है, उसका उल्टा होता है, विलोम होता है, वो साख सृजन बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर होता है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपका भारत में 18% है। जैसे हमने कैश रिजर्व रेशियो में देखा, हम 4% हम कैश रखते हैं, लेकिन हम 18% ये तरल क्या होता है, आपकी सोना होती है, गोल्ड, जो आपका तरल वस्तुएं हैं, इस चीज़ों को रख के हम लोग इसे तरलता अनुपात कहते हैं। जैसे एसएलआर से अर्थव्यवस्था में धन का संचार को नियंत्रित किया जा सकता है, और यह सोने के रूप में या फिर सरकारी बॉन्ड के रूप में बैंक को अपने पास रखना होता है। मतलब अगर 100 रुपये में है तो 4% कैश रखेगी, 18% जो है वो तरलता के रेट में रखेगी। चाहे वो आपका सोना रखे, चाहे वो सरकारी बॉन्ड पर कोई सिग्नेचर रखे आरबीआई के पास, तो आप ये रखना ही होता है इतना। तो भारत में इस समय 18% है एसएलआर रेट। बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा वो घाटा होता है कि राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम लोग राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा कहते हैं, और ये घाटों में सबसे बड़ा घाटा आपका राजकोषीय घाटा होता है। बैंकों में बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड भी आपका एक बैंक ही है, ठीक है।
नाबार्ड को पूरा नाम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है नाबार्ड का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये क्या करता है, ये कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। अगर कृषि से संबंधित आपको कोई भी ट्रैक्टर लेना है या कुछ भी करना है, बीज खरीदना है, कीटनाशक दवाएं लेना है, तो आप जो है नाबार्ड से ये जो है बड़े ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास मध्य प्रदेश में, जो करेंसी छपती है उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है, देवास मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आर्थिक सुधार और जीएसटी देखते हैं। ये आपके सिलेबस में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक हमने ऊपर देख लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक कैसा चली थी प्रोग्रेस, फिर 1991 के बाद कैसा चली। योजना आयोग हमने देखा, पंचवर्षीय योजनाएं देखा, नीति आयोग देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का विकास देखा हमने, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र देखा हमने, ठीक है। फिर हमने देखा हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बैंकों का सुधार हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं 1991 के बाद, मतलब 2014 के बाद आर्थिक सुधार और जीएसटी जो 2017 में आया था उसके बारे में, और ये इकोनॉमिक्स का आपका आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है पेट के लिए 5 नंबर आपको कोई लेने से रोक नहीं पाएगा। अर्थव्यवस्था का भूत जो है सारा निकल जाएगा। जितना टफ आपको अर्थव्यवस्था लगता था, मैंने उतना सरल आपके लिए बना दिया अर्थव्यवस्था। बस एक सीरीज से आप लोग पढ़ते जाइए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा टफ लगेगा, एक बार समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन जब 1 से 2 बार आप देखेंगे और इसका नोट्स अगर क्विक नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए 5 नंबर में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एग्जाम बाद आप मिलेंगे, कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चन आए हैं। और आप देख ही सकते हैं पेट के सारे क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, लेखपाल में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, सारे मैंने लिए हैं किस टॉपिक से। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कोई भी एग्जाम्स हो। यही आपका इकोनॉमिक्स है, यही पूरा अर्थव्यवस्था का निचोड़ है। कम समय में अर्थव्यवस्था को ऐसे ही पढ़ा जाता है, मैं आपको आज ये बता दिया हूँ। आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसी में आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। जो वैट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में आ तो गया था पहले ही, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में वैट जो है 2005 में लागू किया गया था। और भारत में 2022 में कुल महारत्न कंपनी 11 हैं और 2022 में भारत में नवरत्न कंपनियां जो हैं वो 13 हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 11 हैं, नवरत्न कितनी हैं, 13 हैं। आगे बात करते हैं। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा, कलर चेंज कर लेते हैं, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, वो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं। दूसरा है यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो वो कृषि पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो सारे प्रश्न इससे इंक्लूड हैं, सोच सकते हैं। यहीं से अगर जिसने 2-3 प्रश्न इकोनॉमिक्स में सही कर दिए, समझिए उसका तो बेड़ा पार हो गया। क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको टफ लगता है, वो सोचते हैं 5 नंबर के लिए क्या पढ़ें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स एक सरल विषय है, बस 1 से 2 बार देखेंगे। जितना मेहनत आप हिंदी, इंग्लिश, इन सब विषयों पे करते हैं, अगर इकोनॉमिक्स पे उसका आधा भी कर लेंगे तो 5 नंबर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये आउट क्वेश्चन होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। बात कर लेते हैं कि टैक्सेस के बारे में। टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में जो आता है आपका आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये आपकी जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। इनकम टैक्स आप भरते होंगे ना, तो सीधा खुद जाके फॉर्म भर के वगैरह देते होंगे, तो सीधा निगम कर आप खुद देते होंगे। संपत्ति कर आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर डायरेक्ट टैक्स देते होंगे। लेकिन जो सेवा कर है, सर्विस टैक्स, अब तो ख़त्म कर दिया गया। जैसे आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप मैकडी में एक बर्गर खाए 50 रुपये की, और आपको बिल आता है 55 रुपये की, उसमें 5 रुपये सर्विस टैक्स इंक्लूड होता है। लेकिन आपको पता नहीं है, आपको बर्गर के साथ उन्होंने बिना बताए आपसे ले लिया, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को बैन कर दिया है, बंद कर दिया। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना खाने या नाश्ता करने, और आपको सर्विस टैक्स वो बिना बताए आपसे लेते हैं, ये स्वैच्छिक है। अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो उनसे मना कर सकते हैं कि आप किस बात का सर्विस टैक्स ले रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर। तो अगर आप भी कहीं खाना खाने घूमने जाते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि सर्विस टैक्स आपको नहीं देना है, ठीक है।
अप्रत्यक्ष कर में आता है उत्पाद शुल्क, प्रोडक्ट जो आपका टैक्स है, शुल्क है, बॉर्डर शुल्क है, सीमा शुल्क, बिक्री कर सेल्स टैक्स, और जीएसटी। जीएसटी सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। फिर बात करते हैं राजकोषीय घाटा। सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा है राजकोषीय घाटा। अब देखिए अगला है, किसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। अगर क्या बढ़ जाए जिससे निजी निवेश में वृद्धि जो है अधिक होगी, तो नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, जब नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, ये क्वेश्चन आपका पेट में आया था। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं 2014 के बाद कौन कौन से आर्थिक सुधार भारत में हुए हैं। 2014 सिलेबस में आपके है 2014 के बाद आर्थिक सुधार। तो 2014 में सरकार बनती है नरेंद्र मोदी जी की। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से काम किए इसको देखते हैं। 2014 में पीएम जनधन योजना आया, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2016 में उन्होंने कानून जो काले धन थे उसको वापस लाने के लिए एक दिवाला कानून शुरू किया। उन्होंने बताया कि जितने भी ब्लैक मनी है, अगर वो पैसा विदेशों में छुपाए हैं तो भारत में अपना पैसा दे दें, उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। फिर आगे चलकर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी आता है, जिसमें गांधी सीरीज के 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करके 500 और 2000 के नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। और ऐसा सरकार का दावा है कि जो है इससे काले धन आए, लेकिन हमको तो कुछ नहीं लगा। आपको कितना काला धन मिला आप भी कमेंट में बताइए कि 15 लाख आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए, ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं मिला, आप लोग बताइए कि आप लोग कितना कितना पाए हैं। 2017 में फिर सरकार कहती है 1 जुलाई को जीएसटी लागू करने के लिए, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर देती है। और जो पीएमजेडीवाई, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में ग्रामीण परिवेश में पूछा गया था, पीएमजेडीवाई का मतलब। तो पीएमजेडीवाई का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसमें जो है इसका जो काम है ये वित्तीय समावेशन, ये वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कैसा मिशन है, तो ये वित्तीय समावेशन पर, वित्तीय समावेशन आपको याद रखना है, वित्तीय समावेशन रट लीजिए। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो टैगलाइन था जो बैंकों में, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। और लगभग 7 करोड़ खाता जो है इसमें खोले गए। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोले गए। बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और ये जीएसटी आया था सबसे पहले विजय केरकर समिति की सिफारिश पर। 122वां जो एक्ट विधेयक आया था संविधान संशोधन में पास हुआ था, और 101वें संविधान संशोधन 2017 में जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। और जीएसटी लागू करने में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी राज्य था उसके बारे में देख लेते हैं। जीएसटी लागू करने वाला असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी बिल पास किया गया। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर, जो कि अभी एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र हो गया है। जीएसटी का पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट का कोड होता है। और जीएसटी अनुच्छेद 279A में संविधान में रखा गया है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस था। 1954 में जीएसटी को फ्रांस ने लागू कर दिया था। आगे बात कर लेते हैं जीएसटी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। जीएसटी की अवधारणा हमने कनाडा से लिया है। और जीएसटी एक सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी में कुल 4 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें सबसे कम 5%, 12%, 18% और 28% सरकार ने निर्धारित किया है। कौन कौन सी वस्तुओं पे 5%, कौन कौन सी वस्तुओं पे 12%, कौन कौन सी वस्तुओं पर 18% और कौन कौन सी वस्तुओं पर 28% टैक्स लगेगा, उसके लिए सरकार ने 4 स्लैब बनाकर एक नई लिस्ट जारी की है। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को और देख लेते हैं कि जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी काउंसिल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ था। और उस समय जो भारत के कैबिनेट वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जैसे कि इस समय निर्मला सीतारमण। फिर आगे चलते हैं, जीएसटी से बाहर क्या क्या रखे गए हैं। बहुत सारे आइटम हैं जो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, जैसे शराब, मदिरा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब जीएसटी से बाहर रखा गया, इन सब पर जीएसटी नहीं ली जाती है। मुझे लगता है अगर इन सबको जीएसटी में भी ऐड कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें हमारी सस्ती हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोचती है, वो इनको जीएसटी में ला ही नहीं रही है। आगे है जीएसटी के प्रकार। ठीक है, हम देखेंगे जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जीएसटी से संबंधित कि जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है कितने प्रकार का होता है। तो जीएसटी जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। ये चारों होते हैं, कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा। 4 है तो 4 लगाइए, 3 है तो 3 लगाइए। एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटीजीएसटी इसी को बोला जाता है। जो ये एसजीएसटी होता है वो स्टेट जीएसटी वो राज्य सरकार के अंडर में होता है, सीजीएसटी केंद्र सरकार के अंडर में, और आईजीएसटी भी जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है, यूजीएसटी जो है केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधीन होता है। आईजीएसटी में होता है क्या होता है, इसमें जो केंद्र सरकार को प्रॉफिट होता है, लेकिन जो इसमें समझौता होता है वो 2 राज्यों के बीच लेन देन होता है। आईजीएसटी, मान लीजिए दिल्ली से हमको यूपी में कोई सामान लेना है, तो दिल्ली में आप देखते होंगे उसका अलग रेट है, यूपी में अलग रेट, तो दिल्ली से यूपी लाने का अलग जीएसटी होता है। तो ये जो है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा अर्थव्यवस्था, आपको जो है टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया होगा, इसमें हमने अर्थव्यवस्था आपका ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारी जो मैराथन आएगी, वो नेक्स्ट मैराथन आपकी आएगी वो होगी हिंदी की, क्योंकि हिंदी ग्रामर में भी आपके जो है 5 प्रश्न बनते हैं, और हिंदी में हम लोग कल जो देखेंगे मैराथन क्लास हिंदी का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो दिया है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, लेखक और रचनाएं, जो गद्य और पद्य के आपके लेखक और रचनाएं उनके बारे में देखेंगे। तो सारी मैराथन क्लासेस का सीरीज है, आप लोग पर डे एक मैराथन आ रही है। 2 बजे दोपहर को मैराथन क्लास आपकी अपलोड हो जाती है, तो 2 बजे आप लोग पर डे चैनल पर आइए, मैराथन देखिए और नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैराथन क्लासेस आपको पर डे देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई और मैसेज करना है, कोई पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी मैराथन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।